Hello students, welcome to our YouTube channel. Since today we are going to discuss about the next lecture of animal husbandry agriculture से रिलेटेड जो हमारी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव सीरीज चल रही है, तो इसका आज का टॉपिक जो है हमारा स्टूडेंट पशुपालन से रिलेटेड रहने वाला है। इससे पहले जो है हम स्टूडेंट काफ़ी सारे वीडियो जो है कृषि से रिलेटेड, भारत में कृषि की दशा, और इससे जो लास्ट वीडियो था उसमें बागवानी के बारे में हमने और रबी की फसल और खरीफ की फसल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। अभी हाल ही में आपका जो HSSC का एग्जाम लिया गया था हरियाणा पुलिस का, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछे गए थे, इन्हीं वीडियोस में पूछे गए थे पशुपालन से रिलेटेड। तो अगर आपने ये वीडियो कर ली तो आप आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसके लिए रेडी हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले है क्या है पशुपालन। पशुपालन क्या होता है, आप सभी को पता है पशुपालन क्या होता है सर। पशुपालन कृषि विज्ञान की वह अहम शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे कि भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। पशुपालन का पठन पाठन विश्व में विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में भी किया जा रहा है। पशुपालन करके से जो अच्छी इनकम भी कमाई जा सकती है। सरकार भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सस्ते कर्ज, पशुओं को अच्छी चिकित्सा और अन्य सहाय के लिए नई नई योजनाएं लाती रही है। तो देखो स्टूडेंट, क्या है आपका पशुपालन। पशुपालन क्या होता है स्टूडेंट आपका, कि पशुओं को उनके प्रजनन के अध्ययन के आधार पर पठन पाठन से अपने घर पर कई लोग मुर्गे पालते हैं, कई लोग आपका भेड़ बकरियां पालते हैं, ठीक है। तो वो प्रजनन उनकी बढ़ाते हैं, इनकम अच्छी हो जाती है, ठीक है। सोर्स अच्छा है ये, पशुओं की अच्छी चिकित्सा सहाय के लिए अलग अलग से योजनाएं मिलती हैं उनको, ठीक है। तो कुछ पशु ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनके ऊपर कर्ज भी लेते हैं, जैसे गाय भैंस, इनके ऊपर जो है ये आपके जो है लोन भी लिया जाता है, ठीक है। तो पशुपालन से रिलेटेड जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या होते हैं पशुपालन के कार्य। अब पशुपालन के कार्य जो है जॉब ऑफ हस्बेंड्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। हस्बेंड्री की जो जॉब्स हैं, ठीक है, क्या क्या कार्य होते हैं पशुपालन से रिलेटेड, तो ये आपने बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अप्रैल की बात करते हैं तो जायज़ के जो स्टार्टिंग है, हरे चारे की बुआई जो है यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है। जो खुर है, पका मुंह, पका रोग जो है, इसके टीके लगवाने यहाँ पर अप्रैल में लगवाए जाते हैं। दूध उत्पादन का समय जो है ये सबसे बेस्ट है। ब्रह परजीवी से बचाव की जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, स्नान, दवा पाना, ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल में हम ये चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट है मई जून। पशुओं को जो है स्वच्छ पानी पिलाएं, उन्हें नहलाएं, पशुओं को लू और गर्मी से बचाने का प्रयास करें, पशुओं में बांझपन और अन्य रोगों के बारे में जो है चिकित्सा करवाएं उनकी, सूखे खेत की चरी ना खिलाएं, गलघोटू और लंगड़िया बुखार के टीके लगवाएं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मई में किस तरह का टीका लगवाना है, जुलाई में क्या करना है। जुलाई में देखो कृमि दवापान जो है देनी पड़ेगी उनको, कृमि जो है गर्भ धारण करना पड़ेगा, खरीफ के चारे की बुआई करनी पड़ेगी, खड़िया का सेवन करना पड़ेगा, वर्षा ऋतु आने से पहले उनके रहने का अच्छे से आवास का प्रबंध करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका अगस्त। अगस्त में क्या है, लिवर फ्लू के लिए जो है आपको दवा पान, गर्भित पशुओं की उचित देखभाल करनी पड़ेगी, जो भेड़ बकरियां हैं उनकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी इस मंथ में। नेक्स्ट आता है सितंबर। इसमें क्या है, खीस पिलाई इनको, पशुओं को तालाब से दूर रखें, पशुओं की जो डिवॉर्मिंग है वो करवाएं। अक्टूबर में क्या कराएं स्टूडेंट, स्वच्छ जल पशुओं को पिलाएं, दुहान से पूरा आयन साफ करें। नेक्स्ट आता है नवंबर। नवंबर में बरसीम की बुआई करें, पशुओं को ठंड से बचाएं, नथोला जो रोग है उसके होने पर इसका उपचार करें, पशुओं को संतुलित आहार दें। दिसंबर में बरसीम की कटाई शुरू हो जाती है, पशुओं के पेट के कीड़ों की दवाई जो है यूज़ करें, खुरपका, मुंह पका, इनके टीके लगवाएं, पशुओं को ठंड से बचाएं, शुगर में स्वाइन फ्लू का टीका भी लगवाएं। नेक्स्ट आता है आपका जनवरी। जनवरी में ठंड से पशुओं को बचाएं, पशु स्नान, परजीवी से बचाव, दुहान से पूर्व आयान, गुनगुने पानी से जो है धोएं। उसके बाद था फरवरी। इसमें कृत्रिम गर्भ धारण होता है, बरसीम बीज की तैयारी की जाती है। तो ये तो हमने स्टूडेंट क्या पढ़ा, इनकी किस तरह से सितंबर वगैरह में किस तरह से उनका ध्यान रखना है। सितंबर, जनवरी, फरवरी सारे महीने में हमने बता दिया। आगे हम बताएंगे पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। पशुओं को सेहतमंद रखने और बीमारी से बचाने के लिए उचित समय पर टीका लगवाते रहना चाहिए। गाय भैंसों को गलघोटू, एंथ्रेक्स, लंगड़ी, संक्रामक गर्भपात, खुरपकवा
मुंह पकना, पोकनी वगैरह बीमारियों से बचाना चाहिए। पशुओं को ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए एकमात्र उपाय है टीका। तो ये पशुओं के रोग हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दुधारू पशुओं को नियमित रूप से पशु डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बीमार पशुओं का इलाज जल्दी कराना चाहिए ताकि जो पशु है वो रोग मुक्त हो सके। साथ ही बीमार पशु के जो बर्तन है या जंजीरें हैं पानी में उबाल कर विरोक्लिन जो है कर लेनी चाहिए, साफ जीवाणु रहित करने चाहिए। फर्श और दीवारों को भी जो है विरोक्लिन कर लेना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। विरोक्लिन जो है जिस तरह से हमारी डिटोल होती है, तो ये क्या करता है विरोक्लिन, ये हमेशा पशुओं के बाड़े में जो बाड़े के आसपास छिड़काव करते रहना चाहिए। ये महामारी जो होती है उससे बचाता है। ठीक है, जैसे हम डिटोल यूज़ करते हैं ना घरों पे, तो पशुओं के बाड़े में हमें विरोक्लिन जो है ये यूज़ करते रहना चाहिए। पशुओं को भीतरी और बाहरी परजीवियों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है और उनका जो दूध है उत्पादन वो घट जाता है और पशु कमज़ोर हो जाते हैं। तो भीतरी परजीवियों के प्रकोप से भैंस के बच्चे में 3 महीने की उम्र तक और 33% की मौत हो जाती है। जो बच्चे बचते हैं उनका विकास बहुत धीमा हो जाता है, तो इसलिए इनके परजीवी के प्रकोप से बचाना चाहिए। और परजीवी के प्रकोप से बच्चों को नहीं बल्कि बड़े पशुओं को भी नुकसान होता है। बड़े पशुओं को देखो कब्ज, एनीमिया, पेट दर्द, डायरिया, इस तरह के लक्षण जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए साल में 2 बार भीतरी परजीवियों के लिए कृत्रिमनाशक दवा जो है वो तो प्रयोग करनी ही चाहिए। बाहरी परजीवियों जैसे किलनी, कुटनी, जूं से बचने के लिए जो है समय समय पर पशुओं की सफाई की जानी चाहिए। पशुओं में इनका ज़्यादा प्रकोप हो जाने पर निकट के पशु डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। नए खरीदे गए पशुओं को लगभग 1 महीने तक अलग रखकर उनका निरीक्षण करना चाहिए और इस अवधि में अगर पशु सेहतमंद दिखाई दे रहे हैं और उन्हें टीका ना लगा हो तो उनका टीकाकरण जो है वो अवश्य करा देना चाहिए। पशुओं को साफ सुथरे माहौल में रखा जाए। पशुओं के आवास को हमेशा विरोक्लिन से छिड़काव करें। उन्हें साफ पानी और पौष्टिक आहार दिया जाए और नियमित रूप से टीकाकरण कराया जाए तो वे हमेशा सेहतमंद बने रहते हैं और उनमें पर्याप्त दूध जो मात्रा से दूध हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है जो दुधारू पशु हैं इनका प्रजनन के प्रबंध में क्या करना चाहिए। पशुपालन को पशुपालन से संबंधित इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उसका पशु समय से गर्भ धारण करे, ब्याने के बाद 2-3 महीने के अंदर दोबारा जो है गाभिन ना हो जाए या बच्चा देने का अंतर जो है 12 और 13 महीने से ज़्यादा ना हो। यह तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन की व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15-20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालते रहो, इस प्रकार दूध सूख जाता है। अब इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक हरा चारा, दाना, मिश्रण आदि दो। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन जो है वो लंबे समय तक आपको मिल सकता है। एक दुधारू पशु की दूध ना देने की अवधि जितनी कम होती है पशुपालन के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8-12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म ना हो तो उसे गर्म होने की दवा देनी चाहिए। पशुओं में गर्भाधान आमतौर पर 2 विधियों द्वारा किया जाता है। पहली विधि जिससे सांड भैंस द्वारा गर्भाधान करवाया जाता है जिसे प्राकृतिक गर्भाधान कहते हैं और दूसरी विधि में सांड भैंस के वीर्य को कृत्रिम सांद्रों के द्वारा मादा में प्रवेश करवाते हैं, इसे कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था स्टूडेंट आपका कृत्रिम गर्भाधान में क्या करवाया जाता है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन भी आए हुए थे। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो ये नोट करते रहना स्टूडेंट अपने क्वेश्चन। प्राकृतिक गर्भाधान में देखो प्रजनन हेतु भैंसा या सांड राजकीय संस्थानों से प्रमाणित नस्ल का होना चाहिए। अगर गांव में किसी भैंसे या सांड में जो गर्भाधान कराया हो तो कम से कम भैंसे या सांड जिसकी माता दानानी आदि जो है अच्छी दुधारू गाय या भैंस के पिता दानन उत्तम गुण के सिद्ध हो सके उसका रिकॉर्ड पता करना चाहिए, पहले पता होना चाहिए आपको। अगर दादा दादी नाना या रिकॉर्ड ना पता लगे तो माता पिता का रिकॉर्ड अवश्य मालूम हो जाना चाहिए। ठीक है, इनमें भी जो आपके पशु होते हैं इनका भी पहले जो है इनका पता करना चाहिए कि किस नस्ल के हैं, आगे पीछे क्या सिस्टम है, उसके बाद ही जो है उनका रिकॉर्ड जो है करने के बाद ही इनका गर्भाधान करवाना चाहिए। सांड की उम्र जो है वो कम से कम 3 साल और भैंसे की उम्र कम से कम 4 साल या 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक सांड या भैंसे से दिन में एक बार एक मादा से अधिक गाभिन नहीं कराना चाहिए और उन्हें बीमार मादा के संपर्क से बचाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान में इस विधि में मादा को नर से सीधे नहीं मिलाया जाता बल्कि कृत्रिम विधि से गाय को गाभिन करवा दिया जाता है, क्योंकि गर्भाधान
के लिए जो है 1 या 2 शुक्राणु की काफ़ी होते हैं। लिहाजा कृत्रिम विधि से निकाले गए वीर्य को पतला कर जरूरत से मुताबिक सैकड़ों जो मादाएं हैं उसको गर्भित कराया जा सकता है। यही नहीं, अत्यधिक दूध बढ़ाने की क्षमता वाले सांड के वीर्य से दुनिया के किसी भी हिस्से की मादाओं को गर्भित करवाकर उनकी जो संततियां हैं उससे दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तरल नाइट्रोजन की मदद से भी वीर्य को 196 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दिया जा सकता है, जिसे कई सालों तक संभाल कर रखा जा सकता है। हमारे देश में जो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है उससे कृत्रिम गर्भाधान का खास योगदान रहा है। तो जो फायदेमंद है स्टूडेंट वो कृत्रिम गर्भाधान ही है। गर्भ परीक्षण, वीर्य सेचन के बाद जल्दी ही गर्भ परीक्षण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाय और भैंस की जो परीक्षा है कुछ लक्षणों को देखकर ही की जाती है, जिसकी सफलता कार्यकर्ता के प्रशिक्षण और अनुभवों पर आधारित होती है। लक्षणों पर आधारित गर्भ परीक्षा की जो परंपरागत विधियां होती है इसमें मादा को देखकर गर्भ का अनुमान लगाना, ठीक है, पेट थपथपाना, प्रजनन अभिलेख, वीर्य सेचन, इसके बाद ही मध्य में ना आना आदि शामिल होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या होते हैं? अच्छी नस्ल के सांड या भैंसे जिनकी तादाद कम है, इस विधि से उनसे अधिक संख्या में प्राकृतिक गर्भाधान से 80 या 100 बच्चे और कृत्रिम गर्भाधान से 2000 तक बच्चे जो है एक नर से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि संतति प्राप्ति जो है ज़्यादा करनी है तो हमें कृत्रिम गर्भाधान का यूज़ करना चाहिए। उत्तम सांड भैंसे से इकट्ठा किया गया वीर्य एक देश से दूसरे देश तक और एक स्थान से दूसरे स्थान तक दुर्गम क्षेत्रों में आसानी से भेज दिया जाता है। नस्ल सुधार का काम भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट इंटरेक्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती भैंस को भैंसे के साथ, ठीक है। तो इसलिए कृत्रिम जो है ये अच्छा है, अच्छा सोर्स है। नर या मादा के वीर्य का अंडाणु में कोई खराबी है तो परीक्षण के बाद पता चल जाता है इस विधि में। वैसे तो डायरेक्टली जो गर्भाधान कर देते हैं लेकिन इसमें पहले ही पता चल जाता है। पशुपालकों को सांड या भैंसे के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता, जिससे समय व पैसे की बचत होती है। नवजात पशुओं की देखभाल व आहार, नवजात बच्चे जो हैं भविष्य में पशुधन होते हैं। अगर शुरुआत से ही उन पर ध्यान दिया जाए तो आगे चलकर उनसे जो अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। पैदा होने के बाद उचित देख रेख ना होने से भी 3 महीने की उम्र होने पर 30 से 32% बच्चों की जो है वो मौत हो जाती है। बच्चे के जन्म लेने के आधे से 1 घंटे के अंदर माँ का पहला दूध यानी कि खीर जरूर पिला देना चाहिए, जिससे उसके शरीर के अंदर जो भी किसी भी संक्रमण है उनको लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता जो है मिलती है। खीर को जरूरत से ज़्यादा भी नहीं पिलाना चाहिए वरना दस्त होने का खतरा पैदा हो जाता है फ्रेंड। तो दूध 4-4 घंटे के अंतराल में 3 बार पिलाना चाहिए। 15-20 दिन के बाद बच्चों को सूखी घास जितनी वे आराम से खा सके खिलानी शुरू कर देनी चाहिए। इससे उनके पेट का जो विकास है तेज़ी से होगा। दाने की मात्रा हर हफ्ते 50 से 100 ग्राम के बीच में बढ़ा देनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमने पशुपालन से रिलेटेड जो है वीडियो किया, तो इसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी। तो स्टूडेंट हमारा जो एग्रीकल्चर सीरीज़ थी उसके जो चैप्टर हैं वो सारे फिनिश हो चुके हैं। अब आगे जो सीरीज़ रहेगी स्टूडेंट उसके अंदर हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जो आपके एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ मैं बनाऊँगी। उस सीरीज़ को पढ़ना, उनके अंदर क्वेश्चन जो है लर्न करना। क्वेश्चन को लर्न करने से पहले आपको ये वीडियोज़ को देखना ज़रूरी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस वीडियो को 2 बार देखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।